आज हम देखेंगे विज्ञान का पहला पाठ, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं अर्थात जो अभिक्रियाएं रसायन तौर पे होती हैं। जो हमारे दैनिक जीवन में भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो रासायनिक तौर पर हमें देखने मिलती है। जैसे गर्मी के दिनों में आप देखो, अगर दूध को खुला छोड़ दिया जाए तो दूध खराब हो जाता है। बरसात के दिनों में आप देखो तो लोहे पे जंग लग जाती है। अंगूर को सड़ाते हैं तो उसमें से अल्कोहल बनता है। भोजन को पकाना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। हमारे शरीर में भोजन जो हम खाते हैं और जो पचती है, वो भी एक रासायनिक क्रिया है। तो ये सब अभिक्रियाएं जो है, इसे रासायनिक अभिक्रियाओं की तरह जाना जाता है। ये सब रासायनिक अभिक्रियाएं कही जाती है। बराबर। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु का प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाता है। ऐसे पदार्थ की भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पिछली कक्षाओं में हमने देखा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि कोई भी प्रकार का परिवर्तन जो होता है, कोई भी प्रकार का अगर पदार्थ में परिवर्तन होता है तो वह रासायनिक प्रक्रिया के अभिरूप कहा जाता है। अब रासायनिक प्रक्रिया से अवस्था में भी परिवर्तन होता है, रंग में भी परिवर्तन होता है। रासायनिक प्रक्रिया से हम देख सकते हैं कि उसकी अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास या उत्सर्जन या तापमान में भी परिवर्तन होता है। ये सब रासायनिक अभिक्रिया के परिवर्तन है। अब रासायनिक समीकरण क्या है? जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो रासायनिक समीकरण के फलद्रूप है। अब रासायनिक समीकरण, जैसे अगर मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया कराते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसमें जो भी लेफ्ट साइड उसे अभिकारक कहा जाता है, अभिकारक। और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है, जो राइट हैंड साइड है, उसे उत्पाद कहा जाता है, उसे उत्पाद कहा जाता है। मतलब अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में जो तीर के पीछे की ओर होगा वह अभिकारक है। अभिकारक प्रक्रिया करके उत्पाद बनाता है। इसे रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। सामान्य शब्दों में अगर अभिकारक और उत्पाद का परिवर्तन उनके मध्य तीर की ओर निशान लगाकर और अभिकारकों के बीच में प्लस यानी जोड़ का चिन्ह लगाया जाता है, जो LHS में बाईं ओर होता है। दाहिनी ओर RHS में जो बनता है उसे आप उत्पाद कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं? पिछली प्रक्रिया हमने जो देखी उसमें मैग्नीशियम जो था उसका सूत्र है Mg और ऑक्सीजन जो था उसका सूत्र है O2। तो हमारा समीकरण बन गया MgO, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके बने मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरह से रासायनिक समीकरण लिखा जाता है। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार किया जाता है वो देखें। तो रासायनिक प्रक्रिया को संतुलित करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड के जो परमाणु हैं उनकी संख्या समान होनी चाहिए। जैसे एक अभिक्रिया दी हुई है उस पर हम नज़र डालते हैं तो जिंक है, अब जिंक का आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्रक्रिया कराया, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो उससे जिंक सल्फेट बना
और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। अब जिंक, जिसका समीकरण है Zn, जिंक को Zn कहा जाता है, जिंक को Zn कहा जाता है। ये जो जिंक है इसे Zn के नाम से जाना जाता है, Zn। सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे तुम बोलोगे H2SO4, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड हुआ। अब ये जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जब मिलते हैं तो बनता है जिंक सल्फेट, जिसका सूत्र है ZnSO4। इसे जिंक सल्फेट कहा जाता है और इसमें से हाइड्रोजन यानी H2 गैस मुक्त होती है। अब इस प्रक्रिया को विधिवत देखें तो जैसे यहाँ पे Zn का एक परमाणु है, एक ही Zn है, ऐसे यहाँ पे भी Zn का एक ही परमाणु है। यहाँ पे हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, तो यहाँ भी हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं। यहाँ पे सल्फ़र का एक ही परमाणु है, तो यहाँ भी सल्फ़र का एक ही परमाणु है। और यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, तो यहाँ भी ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। इस प्रकार ये प्रक्रिया संतुलित प्रक्रिया कही जाती है। इसमें जितने परमाणु दाहिनी ओर है उतने ही परमाणु बाईं ओर पाए गए हैं, तो ये एक प्रकार से संतुलित प्रक्रिया की तरह जानी जाती है। अब एक और संतुलित प्रक्रिया का उदाहरण देखें तो इसमें लिखा हुआ है Fe का H2O के साथ प्रक्रिया हुआ तो Fe3O4 बन गया और H2O बन गया। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे Fe का एक ही परमाणु है, आप देखेंगे यहाँ पे Fe का एक ही परमाणु है, पर यहाँ पे Fe के नीचे 3 लिखा हुआ है, 3। इसका मतलब यहाँ Fe के 3 परमाणु हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 परमाणु है तो यहाँ पे 2, ये सही है। पर यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है और यहाँ पे ऑक्सीजन के नीचे 4 लिखा हुआ है, 4, जो यहाँ पे कोष्टक में दर्शाया हुआ है, बराबर है। ये रहा, Fe का एक ही परमाणु है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन का एक परमाणु है, ये LHS में है, लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में Fe के 3 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। अर्थात ये प्रक्रिया संतुलित प्रक्रिया नहीं है। तो क्या करना होगा, अब यहाँ पे Fe के 3 परमाणु है तो यहाँ पे भी हमको 3 Fe लिखना पड़ेगा, 3 Fe प्लस। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं और यहाँ पर है H2O, तो 4 परमाणु के लिए हमको यहाँ पे भी 4 आगे लिखना पड़ेगा। ये 4 हाइड्रोजन का भी है और ये 4 ऑक्सीजन का भी है, तो Fe के 3 परमाणु यहाँ भी बराबर हो गए, हाइड्रोजन के 4 परमाणु यहाँ भी बराबर हो गए। तो अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के अब LHS में 8 परमाणु हो गए, 4 दूनी 8, पर यहाँ पे तो सिर्फ हाइड्रोजन का 2 ही परमाणु है, तो हमें इस हाइड्रोजन के बाहर भी 4 लिखना पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया इस हिसाब से जब संतुलित करोगे तो वो पहुँचेगी बनकर यहाँ, ये रही। अब ये प्रक्रिया जो है वो यहाँ आई संतुलित होने के बाद। इसको आप मिलाओगे तो यहाँ पे Fe के 3 परमाणु, तो यहाँ भी Fe के 3 परमाणु, यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 दूनी 8 परमाणु, तो यहाँ भी हाइड्रोजन के 4 दूनी 8 परमाणु, यहाँ पे ऑक्सीजन का 4 परमाणु, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन का 4 परमाणु। इस प्रकार यह अभिक्रिया संतुलित हुई मानी जाएगी। तो ये इस तरह के हुए परिवर्तन को रासायनिक संतुलन कहा जाता है। अब इसके प्रश्न उत्तर हैं। अब दूसरा है रासायनिक प्रक्रियाओं का प्रकार। और रासायनिक प्रक्रिया के कई प्रकार हैं। जैसे पहला प्रकार है संयोजन, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है किसी भी दो
पदार्थ को मिलाना, संयोजित करना। अब इस प्रक्रिया में समझें तो इस प्रक्रिया में जो लेफ्ट हैंड साइड है, एक तो CaO है, चूने का बुझा हुआ चूना, और एक है पानी। मतलब तुमने CaO और पानी को मिक्स किया और इससे राइट हैंड साइड में बना CaOH2। CaO और H2O की प्रक्रिया किया, इससे राइट हैंड साइड में बना CaOH2 प्लस ऊष्मा मुक्त हुई। अब ये प्रक्रिया संतुलित है कि नहीं उसे देखें। तो उसके लिए यहाँ पर Ca का एक परमाणु, तो यहाँ पर भी Ca का एक परमाणु है। यहाँ पे ऑक्सीजन का एक और एक, दो परमाणु हैं। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन का यहाँ पर 2 लिखा है। याद रखना ये OH2 ये लिखा हुआ है और इसके बाहर यहाँ 2 बना है, तो ये ऑक्सीजन का भी 2 है और हाइड्रोजन का भी 2 है। ये कोष्टक के बाहर जो होगा वो दोनों का होगा, ये खास समझने का। तो अभी हमने देखा कि Ca का एक परमाणु, Ca का एक परमाणु, ऑक्सीजन का एक और एक, 2 परमाणु, तो यहाँ भी ऑक्सीजन का 2 परमाणु, हाइड्रोजन का 2 परमाणु और यहाँ भी हाइड्रोजन का 2 परमाणु, अर्थात LHS बराबर RHS हो गया। तो ये प्रक्रिया पूर्ण हुई। इस प्रकार 2 पदार्थ जब मिलते हैं तो इसे संयोजन प्रक्रिया कहा जाता है। एक और उदाहरण है ये C प्लस O2 CO2। अब कार्बन का एक परमाणु, कार्बन का एक परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, ये प्रक्रिया भी संतुलित हो गई। बराबर। अब आगे समझते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का देखते हैं। हाइड्रोजन का 2 दूनी 4 परमाणु, तो हाइड्रोजन का 2 दूनी 4 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, तो ये 2 ऑक्सीजन का भी हुआ 2 परमाणु, ये प्रक्रिया भी संतुलित हो गई। ये था संयोजन प्रक्रिया। अब दूसरी प्रक्रिया है वियोजन प्रक्रिया। संयोजन का मतलब हुआ 2 वस्तु को जोड़ के तुमने कुछ नया बनाया। वियोजन का मतलब हुआ कि 2 वस्तु का तुमने विभाजन कर दिया, किसी एक वस्तु का 2 भाग में विभाजन कर दिया। जैसे यहाँ पर FeSO4 है, फेरस सल्फेट बोलते हैं, इसमें से तुमने Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनाया, SO2 बनाया और SO3 बनाया। मतलब एक ही पदार्थ का विघटन करके, विभाजन करके आपने 3 अलग अलग पदार्थ बनाए। अब पदार्थ तो बन गया, अब इसका संतुलन देख लेते हैं। तो यहाँ पर Fe के 2 परमाणु हैं, यहाँ पर Fe के 2 परमाणु हैं, तो यहाँ पर भी Fe के 2 परमाणु हैं, तो Fe संतुलित हो गया। अब यहाँ पर सल्फ़र के, यहाँ पर सल्फ़र के ये आगे वाला 2 जो है 2 FeSO4, अर्थात ये 2 Fe का भी है, ये 2 सल्फ़र का भी है और ये 2 ऑक्सीजन का भी हुआ। तो सल्फ़र के भी यहाँ पर हुए 2 परमाणु, सल्फ़र का 2 परमाणु, और यहाँ पर देखेंगे तो सल्फ़र का एक यहाँ 2 परमाणु यहाँ, और यहाँ पर भी सल्फ़र का 2 परमाणु, सल्फ़र भी संतुलित हो गया। अब ऑक्सीजन को समझते हैं। ऑक्सीजन में अब यहाँ O4 लिखा हुआ है और आगे 2, तो 4 दूनी 8, और यहाँ पर 2 इसका, 3 इसका और 3 इसका। हम इन तीनों को प्लस किया, 2 3 5 3 8 हो गया। ये भी आपकी संतुलित प्रक्रिया हो गई। और विभाजन प्रक्रिया, एक और विभाजन प्रक्रिया है, इस पे नज़र डालो। कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर, विभाजन, गर्म किया, विभाजन हो गया, CaO अलग हो गया, CO2 अलग हो गया। अब Ca का एक परमाणु
यहाँ भी Ca का एक परमाणु, कैल्शियम बराबर हो गया कार्बन का एक परमाणु, यहाँ भी कार्बन का एक परमाणु, कार्बन भी बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन का तीन परमाणु, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक और यहाँ पे ऑक्सीजन का दो, टोटल तीन परमाणु। ये भी संतुलित प्रक्रिया हो गई। इसी प्रकार से आप लोग ये PbNO3 वाली प्रक्रिया भी समझ सकते हैं। अब आया और उसी प्रकार से ये AgCl वाली और 2AgBr वाली प्रक्रिया भी विभाजन प्रक्रिया है जो आप कर सकते हैं, और इसके ये प्रश्नों के उत्तर हैं। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक आया विस्थापन प्रक्रिया। विस्थापन प्रक्रिया, अब इसको समझते हैं क्या है विस्थापन प्रक्रिया। विस्थापन मतलब स्थान बदल देना, विस्थापन का मतलब हुआ स्थान बदल देना। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो अधिक सक्रिय परमाणु होगा वो कम सक्रिय परमाणु का स्थान का परिवर्तन कर देता है। जैसे ये प्रक्रिया समीकरण समझते हैं। अब इसमें यहाँ पर Fe है, Fe और प्लस यहाँ पर है CuSO4। अब Fe जो है वो कार्बन से ज़्यादा सक्रिय परमाणु है, तो Fe कार्बन को हटाकर खुद वहाँ चला जाएगा, मतलब FeSO4 हो जाएगा और Cu को हटा के एक बाजू में कर देगा, Cu अलग हो जाएगा। तो अब ये प्रक्रिया अगर आप इसमें से समझेंगे तो ये रहा FeSO प्लस CuSO4, Fe ने उसकी जगह ले ली, Cu की जगह Fe आ गया और Cu को उसने पीछे अकेला कर दिया, विस्थापन कर दिया उसका। इसी प्रक्रिया में ये भी है Zn प्लस CuSO4, तो इसमें भी Zn जो है Zn वो Cu का विस्थापन कर देगा, तो Cu की जगह Zn आ जाएगा, ZnSO4 बना और Cu का स्थान परिवर्तन करके पीछे भेज देगा। Pb का भी CuCl2 के साथ, तो Pb भी Cu की जगह बदल के PbCl2 हो जाएगा और Cu का विस्थापन करके पीछे भेज देगा। इस तरह ये प्रक्रिया विस्थापन प्रक्रिया कही जाती है। अधिक सक्रिय परमाणु कम सक्रिय परमाणु का विस्थापन कर देता है। अब आओ द्विविस्थापन प्रक्रिया। अब ये द्विविस्थापन प्रक्रिया क्या है? जैसे विस्थापन प्रक्रिया है उसी प्रकार ये द्विविस्थापन प्रक्रिया। विस्थापन प्रक्रिया में एक ही बार विस्थापन होता है, द्विविस्थापन प्रक्रिया में दो परमाणु एक दूसरे का विस्थापन करते हैं। जैसे ये है Na2SO4, इसकी प्रक्रिया होगी BaCl2 के साथ, तो Na जो है वो Ba का विस्थापन करेगा, यानी Na Ba की जगह आ जाएगा, NaCl बन जाएगा और Ba Na की जगह जाएगा, तो BaSO4 बन जाएगा। अब इस प्रक्रिया को ठीक से समझते हैं। देखो ये Na है, Na2SO4 BaCl2, Na ने ले लिया Ba की जगह तो बना NaCl, और Ba ने ले लिया Na की जगह तो बना BaSO4। एक दूसरे का स्थान परिवर्तन कर दिया। अब इसमें परमाणु गिन लेते हैं किसका कितना है संतुलित प्रक्रिया देखने के लिए। तो यहाँ पे Na के दो परमाणु हैं, तो यहाँ पे भी Na के 2NaCl लिखा है, तो ये Na का दो हुआ, दो। ओके, अब Cl के भी यहाँ दो परमाणु हैं, देख लो Cl के नीचे 2 लिखा है, तो ये दो Cl का भी हुआ, तो यहाँ भी Cl के दो परमाणु, Na बराबर हो गया, Cl भी बराबर हो गया। अब BaSO4 देखते हैं, तो यहाँ पर Ba का एक परमाणु, तो यहाँ पर भी Ba का एक परमाणु है।
Ba का एक परमाणु, Ba का एक परमाणु, Ba संतुलित हो गया। अब यहाँ पर SO4 का एक परमाणु, SO4 पूरा इसका एक परमाणु, तो यहाँ पर भी SO4 का एक परमाणु पूरा, जिसमें सल्फर एक, ऑक्सीजन 4, तो यहाँ भी सल्फर एक, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी सल्फर एक और ऑक्सीजन 4 है। अब ये द्विविस्थापन प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है, डबल विस्थापन हुआ। अब अगला टॉपिक है आप लोग का उपचयन एवं अपचयन। अब इसे देखो, ध्यान से समझो। उपचयन और अपचयन क्या है, इसको ध्यान से समझते हैं। उपचयन प्रक्रिया अर्थात Cu कार्बन का ऑक्सीजन के साथ CuO बना, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया हुई, CuO बना। अब इस CuO ने हाइड्रोजन के साथ प्रक्रिया किया तो Cu प्लस H2O अलग हो गया। अर्थात ये प्रक्रिया क्या कह रही है, यदि इस गर्म पदार्थ Cu कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन का साथ प्रक्रिया करें, संयोग करें, तो उससे कॉपर ऑक्साइड बनता है। यदि इस गर्म कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करें तो उससे कॉपर अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। अब ये इसमें किस प्रकार ये उपचयन और अपचयन है तो समझेंगे। अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए यह अपचयित हुआ, अर्थात ऑक्सीजन का विस्थापन हुआ। यहाँ आप देखो प्रक्रिया में ऑक्सीजन कॉपर के साथ था, लेकिन यहाँ पर कॉपर अलग रहा और ऑक्सीजन यहाँ से अपना स्थान बदल दिया, अर्थात ये अपचयन हुआ। अपचयन मतलब जिस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निकल जाए, पदार्थ में से ऑक्सीजन दूर हो जाए, वो अपचयन है। अब आगे देखो, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यह उपचयित हुआ। अब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, ये हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बना रहा है, इसीलिए इसे उपचयन प्रक्रिया भी कहा जाता है। तो ये है अपचयन और उपचयन प्रक्रिया। अब क्या आप जानते हैं कि आपके दैनिक जीवन में उपचयन प्रक्रिया के प्रभाव क्या है? तो सबसे पहले संरक्षण देखते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी हुई वस्तु चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उस पर ललिमायुक्त भूरा रंग, यानी उस पर काट लग जाता है, जंग लग जाता है, वो खराब हो जाती है। चांदी, आपने चांदी की पायल पे देखा होगा, कुछ समय बाद वो काली होने लगती है। इसी प्रकार अगर तांबे का बर्तन देखें आप, तांबे का, तो कुछ समय बाद तांबे के बर्तन में हरा हरापन आने लगता है। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण, चांदी के ऊपर काली परत जमना, तांबे के ऊपर हरा परत जमना, लोहे के ऊपर भूरी परत जमना, इसे संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के कारण कार, पुल, लोहा, रेलिंग, जहाज कई गुना नुकसान होता है। इसके लिए ये गंभीर समस्या है। तो संक्षारण की क्षति होने से कैसे बचा जाए, इसके बारे में विशेष अध्याय 3 में आप पढ़ सकते हैं। ये अध्याय 3 में आएगा। अभी विकृत गंधिता, वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रहती है तो उसकी स्वाद या गंध बदल जाती है। कोई भी चीज़ वसायुक्त या तैलीय पदार्थ हो, चर्बी वाला पदार्थ हो, लंबे टाइम तक रखोगे
विकृत गंध मतलब दुर्गंध आने लगेगी, इसमें बास आने लगेगा, हम कहते हैं वो सड़ जाना, खराब हो जाना। तैलीय अथवा वसायुक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने वाला पदार्थ अक्सीकारक मिलाया जाता है। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं, जैसे चिप्स, हम लोग वेफर खाते हैं चिप्स, तो हम चिप्स की थैली जब भी तोड़ते हैं तो कुरकुरे ही, भले हम बरसात के सीजन में भी चिप्स की थैली को फोड़ेंगे तो कुरकुरा रहता है, जबकि बाहर रखी हुई चीज़ नमी युक्त हो जाती है, उसमें से कुरकुरापन गायब हो जाता है। कारण, चिप्स की थैली में, जो आप चिप्स की थैली देखते हैं वो फूली हुई, हम बोलते हैं उसमें हवा भरी हुई है। हवा नहीं, वो नाइट्रोजन होता है। उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को हटाकर और उसमें नाइट्रोजन जैसी सक्रिय गैस भर देते हैं। इस सक्रिय गैस के भरने से चिप्स का उपचयन नहीं हो पाता, और उपचयन न होने के कारण वह नरम नहीं होती, भेजयुक्त नहीं होती और कुरकुरी रह जाती है। तो इस प्रकार ये उपचयन की प्रक्रिया कही जाती है। अब आप इसका अभ्यास देख सकते हैं। अभ्यास में कौन कौन से सवाल हैं। ये था आपका चैप्टर 1, प्रकरण 1 यहाँ समाप्त हुआ। तो प्रकरण 1 में हमने क्या क्या मुद्दे की अभ्यास किया, एक बार फिर उस पर नज़र देते हैं। तो हमने देखा कि क्या है रासायनिक प्रक्रिया, फिर हमने रासायनिक समीकरण के बारे में जानकारी लिया। इसके बाद रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे किया जाता है। इसके बाद हमने देखा रासायनिक प्रक्रिया के प्रकार। रासायनिक प्रक्रिया के प्रकार में पहला प्रकार हमने संयोजन अभिक्रिया देखा, फिर संयोजन अभिक्रिया के बाद वियोजन अभिक्रिया देखा, और वियोजन अभिक्रिया के बाद हमने उसमें विस्थापन अभिक्रिया देखा, और फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया देखा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और उसके बाद हम अपने दैनिक जीवन में उपचयन या अपचयन क्या होता है उसके बारे में जानकारी ली, और अंतिम हमने विकृत गंधिता के बारे में अभ्यास किया। यह था आपका कक्षा 10वीं का पहला प्रकरण, विज्ञान का रासायनिक प्रक्रियाएं, अभिक्रियाएं एवं समीकरण।